लिए चीन है, अगर उसके हित नहीं है तो कोई उसका दोस्त नहीं। एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो चीन के कासगर प्रांत से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक आता है। ये ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में ही है। तो पाकिस्तान मुख्यतः 4 प्रांतों में बना हुआ है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा और चौथा है बलूचिस्तान। ये आखिर पंजाबी मूल के लोगों से बलूचियों को नफरत क्यों है? मतलब ये कहा जाए कि बलूचिस्तान तो समृद्ध है लेकिन वहां के लोग गरीब हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में आज बात बलूचिस्तान की। 25 अगस्त को बलूचिस्तान क्षेत्र में बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसकी मजीद ब्रिगेड ने 130 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी। इसमें पाकिस्तानी सेना के लोग, पुलिस के लोग तो शामिल थे ही। एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की तरह बेला कैंप में घुसकर लगभग 68 लोगों की हत्या की गई। और एक अजीब सी बात यह भी थी, नेशनल हाईवे पर एक बस को रोककर उसमें लोगों का आईडी मांगा गया, परिचय पत्र देखा गया और खासकर पंजाबी मूल के लोगों की हत्या कर दी गई। निसंदेह यहाँ शब्द और प्रश्न ये उठता है कि आखिर पंजाबी मूल के लोगों से बलूचियों को नफरत क्यों है? ये आज इस संदर्भ में जब हम चर्चा को ले जाएंगे तो ये सारी जो पहलू है, ये सारी परतें धीरे धीरे खुलेंगी। इस अभियान का नाम दिया गया मिशन हरूफ, मीन्स तेज अंधेरी आंधी। बहुत तेज से आंधी आई और लोगों को बहा ले गई। बलूचिस्तान को अगर हम देखें, और ये कोई घटना 2024 की नहीं है, ये हर साल आप सुनते होंगे, आपको पढ़ने को मिलेगा कि बलूच क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई। या तो पाकिस्तानी आर्मी वहां जाकर दमन का रुख अपनाती है और फिर रिटेलिएशन में बलूच जो लड़ाके हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इसके पीछे दीर्घकालिक इतिहास है। इसको समझने के लिए हम इसे कई आयामों पर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बनावट को देखें तो पाकिस्तान मुख्यतः 4 प्रांतों में बना हुआ है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा और चौथा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा रखता है, 44%, मतलब लगभग पाकिस्तान के क्षेत्रफल का आधा केवल बलूचिस्तान है। लेकिन यह भी सच है कि वीरान क्षेत्र है, यहां आबादी कुल पाकिस्तान की मात्र 6% है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही विरल है। जब ऐसे क्षेत्र होते हैं तो ऐसे क्षेत्र संसाधनों से बहुत समृद्ध होते हैं, रिच होते हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैस की संभावना अपरंपार है, एबंडेंट है, तांबा, यूरेनियम और माना जाता है कि सोने का संभवतः सबसे बड़ा भंडार मिल सकता है। जब बलूचिस्तान की स्थिति देखिए तो बलूचिस्तान के 80% लोग लगभग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मतलब ये कहा जाए कि बलूचिस्तान तो समृद्ध है लेकिन वहां के लोग गरीब हैं। जी हाँ, क्योंकि संसाधन रिच तो है लेकिन संसाधनों का लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है और वो सही में एक विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इकोनॉमिक और सोशल दोनों एस्पेक्ट में। वहां शिक्षा मुख्य रूप से नहीं पहुंच पाई है, स्वास्थ्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग नगण्य है, जो इकोनॉमिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, कम से कम वहां के निवासियों के लिए। और साथ ही साथ जो वहां के लोगों में एक भावना पनपने लगी कि संसाधन तो हमारे हैं लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग, सबसे ज्यादा फायदा पंजाबी मूल के लोग ले जाए। और आप देखेंगे पाकिस्तान की प्रशासनिक संरचना में, सेना में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा पंजाबी मूल के लोग हैं। तो बलूचियों का पंजाबी मूल के खिलाफ यह एक असंतोष, एक उबाल है कि हमारी चीजों का उपयोग, हम तो पिछड़ते जा रहे हैं, जो हमारा है वो छीन कर पंजाबी मूल को लोगों को दिया जा रहा है। और यही कारण था कि आईडी देकर पंजाबी मूल के लोगों की, श्रमिकों की हत्या की गई। उदाहरण अगर आप देखें, एक सुई गैस परियोजना थी बलूचिस्तान में। जो सुई गैस है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस प्रोजेक्ट था और ये पूरे पाकिस्तान को, लाहौर को, कराची को, पेशावर को, रावलपिंडी को, सिंध को, सब जगह यह गैस सप्लाई करती है। लेकिन खुद बलूचिस्तान के पास गैस से जो संचालित ईंधन स्रोत है वो नहीं है। वहां औरतें उपले और लकड़ी जलाकर खाना बनाती हैं। तो ये हमेशा से एक असंतोष रहा कि संसाधन हमारे हैं लेकिन इसे कहीं और पहुंचाया जा रहा है। और इसी असंतोष के पीछे एक बात और है, और वो है वहां के लोगों की बात को
सुनने की बजाय, वार्ता करने की बजाय पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीति, मानवाधिकार का मुद्दा आता है। बलूच जब अपनी मांग उठाते हैं तो शुरू से ही पाकिस्तानी सरकार और सेना ने दमन के आधार पर इनके असंतोष को, इनके विद्रोह को दबाने का काम किया। जब परवेज मुशर्रफ ने बुरी तरह यहां के जो लड़ाके हैं, जो युवा असंतोष है, उसको दबाया, उसके बाद से ये विद्रोही और हिंसक हो चले हैं। लेकिन इसकी कहानी केवल इस समय से नहीं शुरू होती, बल्कि इसका इतिहास, इसका अतीत बड़ा पुराना है और कहीं ना कहीं इसमें भारत का संदर्भ भी आता है। बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान को वास्तव में कभी अपना देश माना ही नहीं। हम सबको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान सामान्यतः एक स्वायत्त रियासत की ओर रहा है। अगर बलूचियों के क्षेत्र को देखें, इस क्षेत्र को अगर हम लेकर चलें, तो आप सबको यह बात पता होनी चाहिए कि धीरे धीरे 18वीं सेंचुरी में यहां कलात रियासत सबसे समृद्ध और बड़ी रियासत बनी और कलात रियासत के हिसाब से यह संचालित होने लगा। उसके बाद 1875 में, 1875 में अंग्रेज जब भारत के एकदम सर्वे सर्वा बने हुए थे, तो इन्होंने कलात रियासत के साथ एक समझौता किया और उसमें एक समझौता ऐसा था कि एक तरह से कलात आंतरिक प्रशासन स्वेच्छा से चलाएंगे, अपने तरीके से चलाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कलात और ब्रिटिश संबंधों में अंग्रेज कलात रियासत को प्रत्यक्ष शासित नहीं कर पाए और ये संबंध इस तरह से, मतलब स्वायत्तता उनकी बनी रही। फिर बात आती है आजादी के समय की। जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो 1947 के इस अधिनियम में साफ कहा गया कि रियासतें, जो रियासत चाहे या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर अपनी स्वायत्तता बनाए रखे। आप सब जानते हैं इसका कितना कठिन चुनौती का सामना हमारे सरदार पटेल ने किया और जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद ने तो हमें बड़ी अजीब सी चुनौती प्रस्तुत की। वैसा ही कलात रियासत भी अपने आप को स्वायत्त रखने चाहती थी। उसका इतिहास भी ऐसा था और जब अंग्रेजों से जब नेगोशिएशन की बात हुई तो कैबिनेट मिशन में जब अपना पक्ष रखना था तो कलात रियासत के शासक ने जिस वकील को चुना, उस वकील का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। जी हां, जिन्ना साहब कैबिनेट मिशन में कलात रियासत का पक्ष लेने गए और उन्होंने अच्छे से पक्ष रखा। अंग्रेजों ने यह बात भी मानी और 1947 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तो स्टेटस ये था कि भारत पाकिस्तान के अलावा कलात एक स्वायत्त रियासत के रूप में बनी रही। कलात रियासत ने मुस्लिम लीग को, जिन्ना को बहुत समय पर पैसे की मदद भी बहुत की थी और ऐसा संबंध दिख रहा था कि जिन्ना और जिस तरह उस रियासत से संबंध है ये अलग बना रहेगा, स्वायत्त बना रहेगा। लेकिन 227 दिन तक कलात रियासत स्वायत्त रही। उसके बाद माना जाता है एक भूल हुई बीपी मेनन साहब से और 27 मार्च 1948 को उन्होंने आकाशवाणी पर यह अनाउंस किया कि कलात रियासत भारत से संबंध बनाना चाहती है लेकिन भारत का इससे लेना देना नहीं है। जैसे ये न्यूज फैली, ऑब्वियसली पाकिस्तान में हंगामा हो गया और ऑब्वियसली बलूचियों को एक झटका लगा। अगले दिन सरदार पटेल, पंडित नेहरू सबने कहा, इस कथन का खंडन करना शुरू किया, बोला ऐसा कोई बात नहीं है, यह टिप्पणी गलत थी। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना और जिन्ना आक्रोशित हो उठे। जिन्ना ने एक सेना भेज दी और कलात रियासत के जो उस समय शासक थे खान, उनको लाया गया और जबरदस्ती कलात रियासत को पाकिस्तान में मिलाने पर हस्ताक्षर कर दिया गया। इस तरह से कलात को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाया गया और वहां बलूचियों को हमेशा ये भावना रहती है कि हम तो स्वायत्त थे, जिन्ना तो हमारे वकील थे, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया। और जब हम इस बलूचिस्तान की बात करते हैं तो यहां पर वास्तव में उस समय 4 रियासत थी। जैसे कलात रियासत की तो बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा मकरान था, लास बेला था और खरान था। खरान, लास बेला और मकरान पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन कलात अपनी रियासत, क्योंकि सबसे बड़ी और समृद्ध रियासत थी, वो अलग रहना चाहती थी।
इस अभियान के बाद जब बलूचिस्तान को मिला दिया गया, उसके बाद जब बलूचों ने जब भी अपनी कुछ अधिकारों की मांग की, तो पाकिस्तानी सरकार ने ज्यादातर पाकिस्तानी सेना के दमन से इसकी आवाज को दबाना चाहा। 1948 से ही, ये 2024 की घटना नहीं है, बलूच असंतोष शुरू से ही बना हुआ है। और आज लगभग जब 75 साल हो गए, 75 ईयर हो गए, तो यहां पर ये जो बलूचों का असंतोष है, तो पाकिस्तान सरकार वार्ता नहीं करती, उनकी बात नहीं सुनती, बल्कि कहती है कि सेना के बूटों के तहत इनका दमन कर दिया जाए। कुछ ऐसी स्थिति जैसा पाकिस्तानियों ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ की थी, महिलाओं के साथ बलात्कार, बहुत सेना का बर्बर व्यवहार, और उसी के बाद वहां बांग्लादेश बना दिया गया। बलूचिस्तान में भी ऐसा ही असंतोष है। 1948 में, 1952-53 में, 1960 के दशक में, 70 में, उसके बाद 2000 के दशक में, जब खासकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बनते हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा दमनकारी नीतियां अपनाई। 2006 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बलूच नेता बुख्ती साहब की पाकिस्तानी सेना ने हत्या कर दी। ये वो बुख्ती साहब थे जो 1950 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बने, बाद में बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री और गवर्नर बने, लेकिन 2005 में उन्हें लगने लगा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ अन्याय कर रहा है, और उन्होंने बंदूक उठा ली। उन्होंने अपने अधिकारों की मांग हिंसा गतिविधियों के द्वारा करनी शुरू कर दी। उन्हें उठा लिया गया पुलिस द्वारा, पाकिस्तानी सेना द्वारा, और माना जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद से बहुत तेजी से, उस समय भी असंतोष, 2006 में बहुत तेजी से बलूच हिंसा सामने आई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बड़ा क्रूएल दमन किया। यह बड़ी अजीब सी बात है कि बलूचियों को कहा जाता है, बलूचियों के खिलाफ पाकिस्तान ने एक नीति बनाई है, उसका नाम है पिक एंड डंप। बलूचियों को ढूंढो और उन्हें डंप कर दो। माना जाता है लगभग 50,000 बलूचियों की हत्या करके उन्हें डंप कर दिया गया। परिवार वाले आज भी ढूंढते हैं और वो सेना से गुहार करते हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को कहां मार के फेंका गया है, कम से कम ये तो बता दिया जाए, उन्हें दफन करने का अधिकार तो दिया जाए। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक स्टोरी तो ये कहती है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचों में अपना टेरर बनाए रखने के लिए बलूचिस्तान से 3 युवाओं को उठाया, उन्हें हेलीकॉप्टर में, और ऊपर से उन्हें नीचे फेंक कर मार दिया कि वो दहशत बनी रहे। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म में गब्बर सिंह आ गया, लेकिन ऐसा ही, इससे ज्यादा बुरा व्यवहार उनको देखकर पाकिस्तानी सेना एक्चुअली बलूचिस्तान में वो दहशत पैदा कर देना चाहती है कि उनको देखते ही सारे लोग नतमस्तक हो जाएं। दूसरी तरफ इसी असंतोष के खिलाफ धीरे धीरे जो वहां भावना पनपी, कुछ संगठन बनने लगे, जिसमें अभी जिस संगठन ने दायित्व लिया है इस हमले का, बलूच लिबरेशन आर्मी, एक सबसे प्रभावी संगठन के रूप में आया है। इसी तरह बलूच लिबरेशन फ्रंट BLF है, लश्कर बलूचिस्तान है, ऐसे कई संगठन बनने लगे हैं। और एक आरोप और है कि BLA को तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ और पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं को सबसे ज्यादा अंजाम ये TTP देता है, उसका भी सपोर्ट मिलता है। और इस हालातों में जो पूरा क्षेत्र है, बलूचिस्तान को समझने के लिए, बलूच प्रजातियों को समझने के लिए एक बात और समझनी जरूरी है कि इस बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है कि केवल बलूच ही रहते हैं। यहां 60% आबादी बलूच होगी, इसके अलावा पख्तून भी हैं, कुछ पंजाबी भी हैं। इसके साथ साथ इसका जो पश्चिमी भाग ईरान में मिलता है, उस प्रांत का नाम है सिस्तान बलूचिस्तान, वहां भी बलूच जनजातीय लोग हैं। और ऊपर जो अफगानिस्तान, नॉर्थ में जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान का दक्षिणी भाग, वहां भी बलूच है। तो कुल मिला के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इन तीनों की ये जो बाउंड्री है, इसमें बलूच रहते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि ईरान में भी, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी इन बलूचियों को उतना अधिकार, मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार नहीं मिला है। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि ईरान ने
ईरान और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र में इसी विषय को लेकर मुठभेड़ भी हुई थी। ऐसे में जो बलूचों की जो मांग है, चूंकि वो स्वायत्तता उनकी शुरुआती बुनियादी बात रही है, इतिहास उनके साथ है, तो वो कहते हैं कि अब जो मेजर मांग है वो मेजर ऑटोनॉमी की मांग है। अभी ऐसी मांग नहीं कि वो अलग देश बन जाए। कुछ न्यूज़पेपर कुछ ऐसी बात लगेगी कि पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान एक देश बनना चाहता, तो नहीं, अभी एक मेजर ऑटोनॉमी, मुख्य स्वायत्तता की मांग, वो इंपॉर्टेंट है। वहां एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की डिमांड की मांग है। वहां पर जो डेवलपमेंट है और बलूचों को रोजगार में शामिल किया जाए, बलूचों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, यह मांग प्रमुख है। इसके साथ ही बलूचियों का एक बहुत साफ कहना है कि भाई रिलीजन के आधार पर हम भी मुसलमान हैं, और केवल रिलीजन के आधार पर हम बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहें तो इस तरह तो ईरान अफगानिस्तान जो भी मुस्लिम है सब पाकिस्तान हो जाए। उनका कहना है हमारी एथनिसिटी, हमारी नृजातीयता अलग है। माना जाता है कि बलूच बहुसंस्कृतिवाद में विश्वास करते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म में विश्वास करते हैं। जो पाकिस्तान जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत पर बना, जिस धर्म के आधार पर बना, उस पर बलूचों का बहुत विश्वास नहीं है। ये संविधान में विश्वास करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जब पाकिस्तान बन रहा था उस समय कलात रियासत में 2-2 सदन थे, और जब पाकिस्तान में मिलने की बात आई तो वहां के निचले सदन ने साफ मना कर दिया था। तो लोकतांत्रिक परंपरा वहां थी, लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास करते हैं, बहुसंस्कृतिवाद में विश्वास करते हैं। और जिस तरह सेना के दमन और न्यूक्लियर वेपन्स की बात पाकिस्तान करता है, बलूच शुरू से ही इसका विरोध करते रहे। आप जानते होंगे ये बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है जहां क्वेटा जिसकी राजधानी है, और इसी के आसपास न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट पाकिस्तान ने किए, वो इसके भी खिलाफ है। मतलब कुल मिलाकर वो मुद्दों पर एक तरह से एक बहुसंस्कृति या फिर आप कहें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पक्ष को ज्यादा मानते हैं। वो पाकिस्तान की तरह धर्म के नाम पर सारी चीजें एक ही मूल की, एक ही संस्कृति की थोपने के खिलाफ हैं। ऐसे में जब जब उनके अधिकारों को, जब जब कोई भी घटना ऐसी घटित होती है, कोई भी ऐसी चीज याद आती है जिससे उनका असंतोष बढ़े, तो ऐसी हिंसक घटनाएं सामने आ जाती हैं। एक और प्रकरण जो भारत के साथ जुड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता रहता है कि वो इन बीएलए या फिर कहें बलूचिस्तान के असंतुष्ट लोगों को भारत फंड प्रोवाइड कराता है। वो भारत के रॉ पर आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान असंतोष को वास्तव में हवा दे रहा है रॉ। ऑब्वियसली ये बकवास बात है, बिना आधार की बात है, बिना तथ्यों की बात है, जो पाकिस्तान की आदत है। वैसे भी पाकिस्तान की राजनीति भारत विरोध पर बहुत ज्यादा जिंदा रहती है। भारत की विदेश नीति में बलूचिस्तान को लेकर प्रत्यक्ष कभी आपने कोई शब्द नहीं सुना होगा। हां, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बलूचिस्तान की बात की, लेकिन वो मुद्दा मानवाधिकारों की रक्षा की थी। और जब जब मानवाधिकारों की हनन की बात होती है तो भारत इस बात को उठाता रहा है। पूरा विश्व इतिहास इसका गवाह है। फिलिस्तीन के मुद्दों को देखिए, भारत तो 2 स्टेट में बिलीव करते हुए इजराइल से अच्छी दोस्ती रखते हुए कहता है कि नहीं, फिलिस्तीन को 2 स्टेट दर्जा दिया जाए, फिलिस्तीन को स्टेट दिया जाए दर्जा, और उसे उसका जो सम्मान है वापस लौटाया जाए। लेकिन यहां बलूचिस्तान के विषय पर जो फंडिंग और इस तरह के सह का आरोप है, भारत इस तरह किसी भी चीजों में इन्वॉल्व ना तो था ना हो सकता है। और जिस तरह से इस बार निर्दोष लोगों को मारा गया, ऐसी किसी भी आतंकी घटना का समर्थन भारत जैसा देश तो नहीं कर सकता, क्योंकि खुद वह इस विषय की संवेदना को जानता है। ये वही पाकिस्तान है। जब बांग्लादेश अलग हुआ और भारत की मदद से, तो आमने सामने की लड़ाई में तो पाकिस्तान समझ गया हम भारत से नहीं जीत सकते। तो जनरल जियाउल हक ने भारत के विरुद्ध एक नीति अपनाई जिसका नाम था इंडिया ब्लीड्स थ्रू 1000 कट्स। 1000 कट देंगे और इंडिया ब्लीड करता रहेगा। और इसी के बाद उन्होंने अप्रत्यक्ष युद्ध
की बात की और टेररिज्म को जन्म दिया। वो पाकिस्तान, तो याद रखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहावतें केवल ऐसी नहीं होती। आपने सुना होगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप सावधान रहिए। पाकिस्तान में जो ये आतंकी घटनाएं, टीटीपी और अन्य घटनाएं होती हैं, तो ये समझ लिए एक तरह से उसी का, जिसको हम लॉ ऑफ कर्मास कहते हैं, उसी की देन है। लेकिन बलूच, इसे अमेरिका ने, ब्रिटेन ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 2006 में पाकिस्तान ने भी आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। बलूच अपने अधिकारों की मांग को लेकर ऐसे हिंसक घटनाओं को लगातार हर वर्ष या समय समय पर अंजाम देते रहते हैं। क्योंकि इस बार 25 अगस्त को इस घटना के पीछे यह बात थी कि बुख्ती साहब की एक तरह से पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, और इसीलिए उसकी याद को जिंदा रखने के लिए, उस असंतोष को जिंदा रखने के लिए माना जा सकता है कि यह कार्रवाई की गई। बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरह उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिस तरह उनके मानवाधिकारों की हत्या की जा रही है, पिक एंड डंप पॉलिसी, वहां के युवाओं को जिस तरह से मारा जा रहा है, और खासकर वहां के संसाधनों पर उनके लोगों का हक नहीं है, इस बात को लेकर जो निराशा है, ये बैठकर और पाकिस्तानी सरकार को सोचना चाहिए किसी दूसरे देश पर, भारत पर इल्जाम लगाने से पहले। यहां एक मुद्दा और आता है, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन और पाकिस्तान, आप जानते ही हैं कि कहा जाता था कि पहले पाकिस्तान को 3A चलाते थे, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। अब थोड़ा बदलाव आया है, अमेरिका की जगह चाइना ने ले ली है। चाइना अभी सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मदद करता है, लेकिन ये चीन है, अगर उसके हित नहीं है तो कोई उसका दोस्त नहीं। एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो चीन के कासगर प्रांत से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक आता है। ये ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में ही है। ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इस पे चाइना ने $60 बिलियन का निवेश किया है। इससे सबसे बड़ा फायदा चीन को यह होगा कि फारस की खाड़ी की तरफ जाने के लिए अब उसे मलक्का स्ट्रीट पूरा घूमकर 12,000 किलोमीटर नहीं जाना होगा, बल्कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से केवल 3,000 किलोमीटर की यात्रा से अरब सागर में आ जाएगा। चाइना का फायदा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। भारत के लिए लेकिन बड़ा ये सरदर्द है, और इसलिए सरदर्द है कि इसमें से 200 किलोमीटर लगभग ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाता है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर अगर ये गलियारा बना, इसका मतलब है कि एक तरह से हमारी संप्रभुता, क्योंकि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, जो हमारा दावा है, वो कहीं ना कहीं खंडित होने लगेगा। इसीलिए हम चीन की BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड या सीपेक का विरोध कर रहे हैं। और जब ये आता है, और ग्वादर बंदरगाह जो बलूचिस्तान में है, कहा जाता है चीनी सैनिक जब यहां आए, चीनी बहुत सारी कंपनियां यहां आई, तो आसपास की लगभग सारी मछलियां ये लोग खा गए। मतलब एक तथ्य ये भी मिलता है, और इससे भी बलूचों को बड़ा असंतोष होता है कि एक तरह से बलूचिस्तान को बंधक बनाकर चीन का ऋण उतार रहा है पाकिस्तान। पहले हम मतलब बलूचियों का कहना, हम तो पाकिस्तान से ही स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, अब यहां चीनियों को लाकर इस तरह स्थापित कर दिया गया है, तो हमारी स्वायत्तता दोहरे रूप से खंडित की जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी यहां चीन के द्वारा कोई डेवलपमेंट कार्य होता है या ग्वादर बंदरगाह को पूरी तरह सुचारू रूप से आधुनिकीकरण का काम होता है, तो यहां हिंसक गतिविधियां होती हैं, वहां बम विस्फोट होता है और चीनियों को डराया जाता है। यहां तक धमकी दी गई कि कुछ दिनों में तुम लोग ग्वादर खाली कर दो। तो कई ऐसे एस्पेक्ट हैं बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तानियों ने न केवल पाकिस्तान में, बल्कि अब शरणार्थी के रूप में जहां जहां वो रह रहे हैं, या प्रवासी के रूप में वो किसी यूरोपीय देश में रह रहे हैं, वहां भी अब मांग कर रहे हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। तो ये विषय एक तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट स्वायत्तता से चलता है, क्योंकि बलूचिस्तान मूलतः पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी जो उनकी मांग है, वो है कम से कम संसाधनों पर जो उनका हक है, उनके हक के अनुसार उनको अधिकार दिया जाए, उनके रोजगार की बात की जाए, उनके जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन है बलूचियों का, वो बेहतर किया जाए, और जो बलूचिस्तान
के प्रोविंस में जो बलूच लोग हैं उनके हितों की रक्षा किया। तो इन संदर्भों में बलूचिस्तान में ये हमेशा ये मांग बनी हुई है, और जब भी असंतोष किसी कारणवश उबाल लेता है तो इस तरह की हिंसक गतिविधियां सामने आती हैं।